नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पुनीत 20 रखवा दिए ना? हाँ भैया। 20 शाम तक भिजवा देना। जी भैया। एक मिनट सुनो। 1 2 3 4 5 वहाँ चपरासी का जरा चाय पानी देख लेना। जी भैया। जगदीश, क्या आपस मार लो। अच्छा सुनिए, तेरा पेपर वर्क देख लेना, एक जरूरी काम आया, मैं उसके बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? संभाल भैया जी, मैं मैनेज करूँ। हेलो, हाँ आता हूँ। अच्छा भैया जी। लखनऊ की एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रवीण शर्मा की जिंदगी तेज रफ्तार से भाग रही थी। नजरिया और रवैया दोनों हवा से बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे लखनऊ शहर को सकते में डाल दिया। मैडम कितना टाइम और लगेगा? देखो आज डॉक्टर साहब बहुत बिजी है, अंदर पेशेंट लोग भी हैं। अरे 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए वो आप जानो, लेकिन डॉक्टर साहब आज 1-2 से ज्यादा एमआर से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मैडम आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, अगला नंबर उन्हीं का है। जी। हेलो भैया जी, आ जाइए, नंबर आ गया है। अरे भाई, किसे फोन करके बुला रहा है? आएंगे तो खुद ही देख लेना। प्रवीण शर्मा है ना शुक्ला जी, क्यों चिंता करते हैं आप? अच्छा रखते हैं, हमारा नंबर आ गया। ये तो नहीं। नहीं भैया जी, अभी पेशेंट निकला है, जाइए। बहुत बढ़िया। हेलो भाई, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? यहाँ पे हम सब लाइन में दिखते नहीं क्या? अरे लाइन आप लोगों के लिए बंधु, हमारे लिए अरेंजमेंट। अब एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको? आराम कीजिए। देखा कितना बेशर्मी से अंदर चला गया। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे इसको? कोई भी क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं छोड़ा साले ने, सब जगह सेटिंग करा की। ये लीजिए सर। ये क्या है? दवा का नया सैंपल? नहीं सर, एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। प्रवीण, दिस इज टू चीप है सर। आपके लिए हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। सर सच कहूँ, इस पूरे शहर में आपके कैलिबर के डॉक्टर्स बहुत ही कम हैं। पूरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी में सर आपकी बहुत इज्जत है। डॉक्टर वर्मा, एक पर्सनली एक बात कहूँ सर, मैं पूछता हूँ आपको लिटरली। अरे क्या प्रवीण। अरे तुम्हारी कंपनी का वो जो नया टॉनिक है, मेटा शक्ति सिरप। हाँ, 3000 बॉटल्स का कल ही ऑर्डर दिया है मैंने। थैंक यू सो मच सर। 2 और कंपनी के ऑफर्स थे, लेकिन सर हमारा ऑफर बेस्ट है। और सर मैं वैसे भी जानता हूँ कि डॉक्टर शुभांकर वर्मा कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सर यस, वो बाहर कुछ एमआर काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए टाइम नहीं है, उनको जाने के लिए बोलो। ओके सर। अरे आप सब एमआर प्लीज सुनिए, अभी डॉक्टर साहब आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे, बहुत बिजी है। अरे मैडम बात तो सुनिए। अरे जब देखो मस्ती। अरे लीना, क्या तुम कुछ समय के लिए आती हो और काम में जुट जाती हो? बैठो भाई, बैठो ना। के 2 कार्टन भिजवा दिए जी, बाकी के दोनों कल भिजवा देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा मिला बच्चा, कब आए? प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। बैठो। लीना कैसी हो, कब आए? बिल्कुल ठीक, बस 1 घंटे पहले ही तो आई। बैठो बैठो। हाँ। कैसे हो मंजू? ठीक हूँ भैया। लखनऊ आए थे तो सोचा ताऊजी ताजी से मिलते चले जाए। और बताओ। बस कल जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? अच्छा 1 मिनट, जाते वक्त चाचा चाची के लिए ना वो जोड़ों की दवाइयाँ ले जाना, तकलीफ रहती है ना उन्हें। थैंक यू सो मच भैया। पापा वक्त आ गया कि ये घर मेरे नाम पे कर दीजिए। क्या बोल रहे हो तुमने वापस से घर मेरे नाम कर दो वाला ड्रामा शुरू कर दिया? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं भैया, मुझे मेरे नाम पे घर चाहिए बस। ये घर पापा का है, अगर कभी भी इसका बंटवारा होगा तो दोनों भाइयों में बराबरी का होगा। पहले भी कह चुका हूं तुम्हें। क्या तुम दोनों फिर से घर का झगड़ा लेके बैठ गए? हाँ माँ प्लीज, मैं यही बात करने के लिए तुम्हारे पास आया था। पापा आप ये घर मेरे नाम पे क्यों नहीं कर रहे? अरे 8 साल की बच्ची है, बीबी है, जिम्मेदारियां है मेरे पे। भैया आपके पास तो आपका प्लॉट है ना, तो आप बीच में क्यों अरंगा डाल रहे हो? उस प्लॉट का नाम मत लेना तुम, मेरी मेहनत की कमाई का प्लॉट है वो। मैं भी देखता हूं कैसे करवाते हो ये घर तुम अपने नाम। कल ही रजिस्ट्री करवाता हूं इसकी मैं। पापा
मैं भी वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए किसी भी कीमत पे ना ये घर मैं लेके रहूंगा बस। सुनिए मेरी बात सुनो मंजू, नहीं, मंजू रुको, नहीं पापा, एनफ इज एनफ। अब पांडे जी नई दवाइयों के भी 2 कार्टन भिजवा रहा हूँ आपके लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रवीण भाई, कहिए धीरज भाई। ये लीजिए, इस बार पूरे 3.5 लाख का माल बिका है आपका। ये आपके लिए। अरे प्रवीण भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रखिए ना, आप इसे तो कमाते हैं और अपना प्रॉफिट हम लिमिटेड रखते हैं अपने खास क्लाइंट से। रखिए। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगली बार सेल्स डबल होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रवीण भाई, सुना है अब तो आप अपनी दुकान खुद खोल रहे हैं? हाँ सुना तो मैंने भी। सही सुना है आपने, लौट आ गया है। अरे वाह, भाभी को नमस्ते बोलिएगा। प्रवीण, क्या हुआ बेटा? हाँ? ये कपड़े मैले, ये अरे क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं, वो जरा मेरी मोटरसाइकिल एक गाड़ी से टकरा कर स्लिप हो गई। हल्का सा गिर गया था, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अरे क्या हल्का सा, पूरे कपड़े खराब हुए और ये चोट भी लगी। बताओ मुझे क्या? माँ हल्की सी लगी है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, यकीन मानिए। मैं ऊपर जाके बाम लगा लूंगा। हाँ? प्रवीण, गुड मॉर्निंग। उठ जा बेटा, देख चाय लेके आई हूँ। अब तबीयत कैसी है प्रवीण? हाँ प्रवीण, 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 आजा सुनिए, सुनते हैं। देखिए प्रवीण को क्या हो गया? प्रवीण, प्रवीण, बेटा, बेटा ये क्या हुआ बेटा? प्रवीण, आजा देखिए ना क्या हुआ, देखिए कितना खून निकल रहा है। आपको कीजिए ना। प्रवीण उठ जा। प्रवीण ना बेटा। प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण उठ जा। प्रवीण, प्रवीण जल्दी चलो, जल्दी चलो। प्रवीण, डॉक्टर, हटिए हटिए, देखने दीजिए, हटिए हटिए हटिए। पता नहीं सुबह चाय लेके गई तो देखा आपके बेहोश पड़ा है। प्रवीण, प्रवीण, हाँ डॉक्टर, सब ठीक है ना? प्रवीण की तो डेथ हो गई। क्या कर रहे हैं एक तेज तर्रार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने फील्ड में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल रहा था। मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में उसके नाम के चर्चे थे। जूनियर्स उससे भय खाते थे और बराबर वाले उससे जलते थे। उधर घर में कामयाब, सफल और पैसे वाले बेटे की हैसियत तनाव की वजह बन रही थी। कई सवालों के पीछे छुपी इस सच्चाई को बेनकाब करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। डेड ऑन अराइवल था सर। प्रवीण के यहाँ आने से 6-8 घंटे पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, अंदाजन रात 2 से 4 के बीच। मौत की वजह? सर डिटेल्स तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। हाँ, बॉडी पे ये मारपीट के निशान मिले हैं। ऑर्गन हेमरेज से इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। लगता है प्रवीण के साथ बुरी तरह मारपीट हुई है।
कैसे हो गया माँ? रात को जब लौटा तो उसे मामूली सी अंदरूनी चोट लगी थी। मैंने पूछा भी तो बोला मेरी बाइक की किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी और मैं गिर गया। आपके बेटे ने कुछ जिक्र किया था कि उसकी बाइक किससे टकराई थी? मेरा मतलब कोई गाड़ी या उसके ड्राइवर के बारे में जिक्र किया हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया उसने। इतनी रात को आ कहां से रहा था आपका बेटा? सर ऑफिस से आ रहा होगा, बाकी हमें और कुछ नहीं पता। ऑफिस कहाँ है उसका? ये ग्रीन रोड फार्मेसी, तिलक मार्ग। आपके बेटे का ऑफिस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या डिस्प्यूट, या घर परिवार आस पड़ोस में किसी से कोई झगड़ा? डॉक्टर के मुताबिक आपके बेटे के शरीर पे मारपीट के निशान थे। ऐसी कोई बात नहीं थी सर, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वो तो एक सक्सेसफुल एमआर था। आप कौन? सर मैं उनका छोटा भाई सुदीप, इलाहाबाद रहता हूँ सर, अभी आया हूँ वहां से। प्रवीण के ऑफिस का नंबर मिल सकता है हमें? सर नंबर तो मुझे याद नहीं है, वो उसके मोबाइल में था सर। हाँ मोबाइल उसके साथ नहीं था, ढूंढा लेकिन नहीं मिला। कॉल लगा रहे तो स्विच ऑफ बता रहा है। प्रवीण के पेरेंट्स के मुताबिक प्रवीण रात को लगभग 11 बजे के आसपास घर आया और 2 से 4 के बीच में उसकी मौत हो गई। अगर हो ना हो प्रवीण के साथ कहीं ना कहीं कोई झगड़ा फसाद हुआ है, उसका मोबाइल भी गायब है। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक करवाओ। अगर ये ऑफिस से घर तक के रास्ते के बीच में उसके साथ रोड एक्सीडेंट या रोड रेज का मामला है, तो ऑफिस से घर तक के रास्ते के बीच में जहां जहां भी सीसीटीवी है सबके फुटेज चेक करवाओ। रास्ते में जितने भी दुकानदार, रिक्शा वाले, सबसे पूछताछ करो। तब तक प्रवीण के ऑफिस में चल के हम पूछताछ करते हैं। कल प्रवीण इधर सुबह ही आया था, हाजिर लगाई और फील्ड पे चला गया। शाम में इधर लौटा ही नहीं। प्रवीण के ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी या कोई इशू या कोई अनबन? अरे नहीं सर, बहुत होनहार था वो। समझ लीजिए लखनऊ शहर में उसके जैसा एमआर बहुत कम होंगे। हमारे कंपनी का लाखों का कारोबार होता था उससे। फिर तो उससे जलने वाले भी बहुत होंगे। ये तो सर पेशे का दस्तूर है, मार्केट में जिसकी चलती है उससे जलने वाले तो होते हैं। तो प्रवीण की लाइफ में इस दस्तूर को कौन निभा रहा था? ये हम कैसे बता सकते हैं सर। वैसे सर एक लड़का है अपना पुनीत, प्रवीण के साथ फील्ड पे काम करता था, वो शायद आपकी कोई मदद कर सके। सर जलने को तो सारे जलते थे भैया जी से, अकेले दम पे हजारों लाखों का कारोबार था उनका सर। कोई भी हॉस्पिटल बोलो, कोई भी डॉक्टर, हर जगह चलती थी सर उनकी। सर पूरे लखनऊ शहर में भैया जी जैसा हमारा कोई नहीं था सर। सर हम तो सिर्फ लाइन में लगने का काम किया करते। भैया जी की कृपा दृष्टि से हमारा भी घर चल जाता था। सर शायद उसने अपनी खुंदक निकाली होगी। कौन? डॉक्टर के केबिन में बिना परमिशन एंटर हो रहे हो, उनसे कैसे बात की जाती है ये भी नहीं पता तुम्हें? जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? डॉक्टर शुभांकर वर्मा है ये, शहर के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट। अरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक नहीं हो तुम। तुम्हारे जैसे एमआर की वजह से पूरी की पूरी एमआर कम्युनिटी बदनाम होती है। तूने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। निकलो, देख लियो। कौन था वो? सर बीबी प्रसाद हॉस्पिटल में डॉक्टर शुभांकर से मिलने आया था, राघव श्रीवास्तव। राघव श्रीवास्तव? असगर हो सकता है ये प्रोफेशनल राइवलरी का केस हो, उठा के लाओ उसको। सिर्फ झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि तुझे ये लगता था कि जब तक वो रहेगा तब तक तेरा काम कभी नहीं बनेगा। इसलिए मौका लगते ही तूने उसे रास्ते से हटा दिया। सर उसने पूरा मेडिकल मार्केट कैप्चर कर रखा था सर, सब जगह सेटिंग थी उसकी। उसके आदमी पहले से नंबर लगा के रखते थे उसका। सर मैं उससे बहुत परेशान था, लेकिन सर भगवान की कसम मैंने उसे नहीं। ये तेरा ही मोबाइल है ना? इस फोन में उस लोकल गुंडे का नंबर क्या कर रहा है? सुपारी दी थी ना उसे? ले भैया तेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर प्लीज सर एक बार मौका दीजिए ना सर। जाओ जाके कुछ सीखो उस प्रवीण शर्मा से। ग्रीन डॉट फर्मा को नंबर 1 बना दिया है उसने पूरे लखनऊ के अंदर, और तेरे जैसे नालायक एमआर जिसकी वजह से कंपनी का बट्टा बैठ गया है। जा भाई जा। भाई अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं किसी को जो आपका ये कांटा निकाल सकता है। ये लो नंबर और बात कर लो उससे। और ये प्रवीण के इतने सारे वीडियोस तेरे फोन में क्या कर रहे हैं? नजर रख रहा था उस पे? सर प्रवीण आदमी सही नहीं था सर। सर वो उल्टे सीधे तरीके से बिजनेस हत्या लिया करता सबके।
और सर उसकी ये सब वीडियो ना उसकी गलतियों रिकॉर्ड करने के लिए बनाए थे, जिससे कि उसकी असलियत सबके सामने आ सके सर। और सर उस दिन मेरी नौकरी छूट गई थी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने गुंडों से बोल के उसको सबक सिखाने की सोची और इसी मारे उस गुंडे का नंबर मेरे फ़ोन में था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब कुछ दिन हमारा मेहमान बन के रह, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। सर 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 प्लीज सर सर सर, सर सुनिए तो सर सर सर। इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो कई बार कामयाबी अपने साथ कुछ दुश्मन भी लेकर आती है। प्रवीण जिस रफ्तार से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा था, वो कई लोगों की आंखों का कांटा बन गया था। खासकर उसके तौर तरीके, उसका जुगाड़िया अंदाज उसके कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा रहा था। और इसी प्रोफेशनल राइवलरी की थ्योरी पर चलकर पुलिस ने एक संभावित कॉम्पिटिटर से पूछताछ शुरू की। पुलिस को राघव पर शक था, इसीलिए उन्होंने राघव की पुलिस रिमांड बढ़वा ली। पुलिस कुछ नए सुराग टटोल ही रही थी कि तभी प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, प्रवीण शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शरीर पे छोटी बड़ी कई चोटें लगी हैं, खोपड़ी, पेट, लिवर, हर जगह गहरे जख्म। सर जख्मों से तो लगता है कि किसी हेवी चीज से वार किया गया है, मे बी कोई हॉकी स्टिक या पाइप या हेवी रॉड, ऐसा कुछ। मुझे तो लगता है कहीं रोड रेज का मामला ना हो, या फिर लूटपाट का सर, क्योंकि प्रवीण का मोबाइल अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और जिस तरीके से उसे मारा गया है, उसे तो यही लगता है कि उसको जान से मार डालने के लिए ही उस पर हमला किया गया था। पीट पीट के मारा गया सर। एक बात और है असगर, अगर विक्टिम एमआर था और उसे इतनी चोट लगी थी तो फिर उसने हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्या छिपाना चाहता था वो? सर यहाँ एक चौंका देने वाली बात भी है। हमले से कुछ देर पहले सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि यौन संबंध हुआ है। अगर उसका किसी से रिश्ता था तो हो सकता है ये सब उसी रिश्ते के चलते हुआ हो। असगर मुझे लगता है उसकी फैमिली से दोबारा बात करनी है। सर प्रवीण शादीशुदा था? नहीं तो उसका किसी के साथ कोई अफेयर, कोई संबंध था? अरे नहीं साहब, वो तो बस अपने कामों में ही लगा रहता था। हाँ सर, अपने आप में ही रहता था। बाहर क्या करता है, किससे मिलता है, घर पे आके कुछ नहीं बताता था। प्रवीण का एक भाई भी है, अस्पताल में देखा था उसे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी, हमारा छोटा बेटा सुदीप, वो इलाहाबाद में रहता है। दाह संस्कार के बाद वो वापस चले गया अपनी फैमिली के साथ। इतनी जल्दी? जी वो उसके बच्चों के एग्जाम है, बोल के गया कि कल आएगा। साहब मेरा बेटा प्रवीण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, स्वभाव से भी बहुत ही शांत। वो तो कभी किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी कीजिए पर उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। सर यहाँ से तो हमें कुछ खास नहीं मिला और इस घर के लोग भी बहुत अजीब लगे मुझे। छुपा रहे हैं ये, देखा नहीं बात किस तरह से गोल कर दी इन लोगों ने। माँ बाप को अपने ही बेटे के बारे में कुछ नहीं पता और 38 साल की उम्र में भी ना उसकी शादी हुई थी ना किसी के साथ कोई संबंध था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सेक्सुअल एक्टिविटी का सबूत मिला है। किसी ना किसी के साथ कोई अफेयर है, कोई संबंध तो जरूर रहा होगा। और एक छोटा भाई है जो अपने ही भाई के मौत के अगले दिन घर से चला गया। असगर, इन पड़ोसियों से बात करते हैं, शायद इन्हें कुछ मालूम होगा। आओ। मेरे बाजू वाले माथुर साहब है ना, वो एक हफ्ते तक बीमार थे साहब। खानदान वाले, भाई बंधु सब उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये प्रवीण भैया थे ना, उन्होंने उनकी मदद की, इलाज कराया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। अभी माथुर साहब को देखो, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते। प्रवीण भैया थे ना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। वो शर्मा जी के देहांत के बाद उनके बच्चों की स्कूल की फीस प्रवीण भैया नहीं देती। बहुत अच्छे इंसान है। प्रवीण की शादी नहीं हुई? किसने कहा आपसे? लखनऊ सदर की लड़की थी उसकी बीवी, और अच्छा सा नाम था उसका, नेहा। अभी 4-5 साल पहले घर छोड़ के चली गई। साहब जब तलाक ही हो गया दोनों में तो कहाँ रही शादी? पर यह बात आपने हमें पहले भी तो नहीं बताई, क्यों? तलाक क्यों हुआ था? बनती नहीं थी दोनों में। बनती नहीं थी मतलब? कुछ पूछा मैंने आपसे? कह रहा हूं ना साहब, नहीं बनती थी दोनों में। प्रवीण का किसी के साथ कोई रिश्ता था, या फिर आप लोगों ने दहेज की मांग की थी, या फिर फिलहाल उसका किसी के साथ कोई संबंध चल रहा था? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस
काम में उलझकर वक्त नहीं दे पाता था वो अपनी बीवी को। आपकी बहू कहाँ रहती है? बाराबंकी। नेहा, जी आपने बताया नहीं कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था? बनी नहीं हम दोनों में। और आपने दूसरी शादी कर ली। ये बच्ची इसी शादी से है। उसके साथ किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? पता नहीं मुझे, पिछले 5 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं है। आप दोनों के बीच 6 महीने में ही तलाक हो गया था। ऐसी क्या वजह रही थी? देखिए सर, प्रवीण अपने काम में बिजी रहते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे, बस। उसका बाहर किसी से कोई रिश्ता या फिर? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इतना तो मालूम होगा कि प्रवीण और सुदीप दोनों भाइयों के बीच संबंध कैसे थे? ठीक ही थे, जब तक मैं थी। आपको किसी पे शक या फिर कोई ऐसा जो प्रवीण की हत्या कर सके? इस पे सर आप अपना नंबर लिख दीजिए, मुझे अगर किसी पे भी शक होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। माँ बाप भाई और अब ये पत्नी नेहा, कोई भी सीधी तरह से बात नहीं कर रहा, सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बस कर पता लगाओ, कोई ना कोई तो ऐसा नजदीकी रिश्तेदार होगा जो इनके बारे में हमें बता सके। इसके भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। मेरा बच्चा, हेलो सर, प्रवीण की एक कजन सिस्टर है लीना, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लीना जी सर, सुदीप और प्रवीण भाई के बीच शायद उनके घर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कितने दिन पहले की बात है ये? प्रवीण भाई की डेथ से 1 रोज पहले। तब सुदीप लखनऊ में था? जी हाँ कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही थी? सर, आई थिंक जिसमें वो लोग रहते हैं, और इसके अलावा एक और प्लॉट है, क्योंकि सुदीप उसी की वजह से बहुत उबल रहा था। एक बात बताइए, ये प्रवीण और नेहा के बीच तलाक होने की वजह क्या थी? पूरे परिवार में आज तक ये कोई नहीं पता कर पाया कि उनकी शादी क्यों टूटी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, प्रवीण भाई थे बहुत अच्छे। ये लीना के मुताबिक प्रवीण और सुदीप में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। ये प्रवीण का भाई सुदीप मुझे कुछ ज्यादा ही होशियार लगता है। एक काम करो, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाओ, क्योंकि इनसे पूछताछ करने से पहले हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर, प्रवीण की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। प्रवीण ने आखिरी कॉल डॉक्टर त्रिपुरारी सक्सेना को किया था। उसके दोनों मोबाइल आजाद नगर रोड पर बंद हुए हैं। और बाकी के नंबर्स? 2 हॉस्पिटल और 3 मेडिकल शॉप है।
एक एक नंबर को अच्छी तरह से खंगालो। ओके सर। असगर, टेक्निकल टीम की मदद से प्रवीण के फोन के बंद होने की एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन ट्रेस करो, शायद वहां से कुछ मदद मिले। जी सर। डॉक्टर सक्सेना है? हाँ सर, साहब अंदर ही है। मिलना है हमें उनसे। आइए। हाँ, प्रवीण उस रोज आया था हमारे घर। ही वॉज अ वेरी गुड एमआर, वेरी एफिशिएंट। यहाँ आने की कोई खास वजह? प्रवीण की फार्मा कंपनी से ज्यादातर दवाइयाँ हमारे अस्पताल में आती हैं। कुछ एक सैंपल दिखाने थे उसे, तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, यहीं आ जाओ। प्रवीण कितनी देर रुका होगा यहाँ? कितने बजे आया था वो? यही कोई 8:30-9 बजे आया था। 15-20 मिनट रुका, चाय पी, बातें हुई, देन ही लेफ्ट। यहाँ से कहाँ जाने वाला था वो? कुछ बोला उसने? नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उस टाइम। पूनम, कहीं जा रही हो? टूर पे? मानव, दीदी को छोड़ के आओ। आपकी बेटी? जी, वो पीआर एजेंसी में काम करती है, डेल्टा वर्ल्ड। बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, टूरिंग होती है उसकी। मुझे भी भोपाल निकलना है एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं परसों लौटूंगा। मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। हेलो, ठीक है सर। प्रवीण के मोबाइल की लास्ट लोकेशन गणेश नगर का एक सुनसान एरिया बता रहा है। उन्होंने मैदान के पास एग्जैक्ट लोकेशन नैरो डाउन किया है। कमालुद्दीन, गाड़ी घुमाओ। सर, लोकेशन तो लगभग यही है। पूरा इलाका अच्छी तरह से देखो। ओके सर। सर, टूटा हुआ मोबाइल मिला है। सर, कहां से मिला ये? सर, वहां गिरा हुआ था। सर, यहाँ। और देखो, कुछ मिलता है क्या? जी सर। असगर सर, मुझे लगता है प्रवीण का कोई पीछा कर रहा था। सुनसान इलाका देखकर उसे यहां घेर कर उसकी पिटाई की गई। लेकिन मुझे मामला लूट का नहीं लगता, क्योंकि अगर लूट का मामला होता तो चोर इतना महंगा मोबाइल छोड़ता नहीं। ये एंगल लूट का नहीं, कुछ और ही एंगल लग रहा है। मुझे माफ कर दो माँ। सुदीप ने ये घर छोड़कर तुम्हें दुख दिया और मैं साथ रहकर तुम्हें दुख दे रहा हूं। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज पूरी तरह नहीं निभा पाया मैं। मुझे माफ कर देना। रवि, अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के कहाँ चला गया तू बेटा? सर, प्रवीण शर्मा के घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स। बड़ी अजीब बात है सर, प्रॉपर्टी ना बेटों के नाम है ना बाप के। तो फिर किसके नाम? प्रवीण की तलाकशुदा बीवी नेहा अवस्थी के नाम है। ये देखिए सर, प्रवीण के फादर भूषण शर्मा ने खुद ये प्रॉपर्टी नेहा अवस्थी के नाम कर दी। सर, लगता है इस घर के सभी लोगों को झूठ बोलने की बीमारी है। नहीं असगर, झूठ बोलने की नहीं, सच छिपाने की बीमारी है। जरूर कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं ये लोग। लीना ने भी किसी प्लॉट का जिक्र किया था। और इसके अलावा एक और प्लॉट है, क्योंकि सुदीप उसी की वजह से बहुत उबल रहा था। सर, प्लॉट का तो प्रॉपर्टी रजिस्टर के ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के ऑफिस में जाके छानबीन करवाई। एक बार फिर बात करते हैं।
कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रवीण शर्मा की मौत दिन ब दिन पुलिस के लिए एक पहेली बनती जा रही थी। प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं था कि घर में प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में आपसी रंजिश की बात सामने आई। और जब पुलिस ने इस मसले को खंगाला तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। जिस घर को लेकर भाई आपस में भिड़े हुए थे, उस घर को उनके पिता भूषण शर्मा पहले ही किसी और के नाम कर चुके थे, और कोई नहीं, तलाकशुदा बहू नेहा के नाम। पर आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ससुर अपनी संपत्ति को अपनी बहू के नाम कर दे, और वो भी तलाकशुदा बहू के नाम, जिससे उनके बेटे की बनती ना हो। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस बेहद पारिवारिक बात को परिवार के साथ ही शेयर नहीं किया गया, गुप्त रखा गया। पुलिस परिवार को आजमा चुकी थी, परिवार सच छुपाने पर आमादा था। अब इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थी तलाकशुदा बहू नेहा। सर, वो शादी के 9 महीनों के अंदर ही हमारा डिवोर्स हो गया था। पापा जी चाहते थे कि मैं कोर्ट में एलिमनी या मेंटेनेंस का दावा ना करूं, इसलिए उन्होंने ये घर मेरे नाम लिख दिया। सर, उन दिनों प्रवीण का काम ठीक से जमा नहीं था, इसलिए डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस या एलुमिनी देने की उसकी हैसियत नहीं थी। तो इसके पहले कि नेहा के माँ बाप आके तमाशा करें, मैंने हमारा ये घर नेहा के नाम कर दिया। और ये बात आपने अपने घर में किसी को बताई नहीं, है ना? जी, मुझे मालूम थी। तुम्हारे भाई ने एक प्लॉट ले रखा था। जी सर। कहां पर? शायद नेताजी नगर में। और उसी प्लॉट को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच में अनबन चल रही थी, है ना? सर, मैं तो बोल रहा था इनके पास प्लॉट है, ये घर मेरे नाम कर, लेकिन सर वो मुझसे लड़ पड़े। अब बोलने लगे पैतृक संपत्ति है, पापा की है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? सर, बिजली ऑफिस में क्लर्क, 8 साल की बच्ची है मेरी, उसकी शादी की, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियां हैं मुझ पे सर। मैंने तो पापा से बोला था कि ये घर मेरे नाम पर, लेकिन पापा वो तो खुद ही मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे। तुम्हारे पापा ने अपने प्रॉपर्टी नेहा के नाम क्यों कर दी? मालूम नहीं सर। लेकिन हमें मालूम, तुम्हारे पापा ने वो प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर दी। अगर तुम्हारे पापा ने वो प्रॉपर्टी नेहा के नाम नहीं की होती तो प्रवीण की हत्या के बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होती, और इसी भ्रम में तुमने अपने भाई की हत्या कर दी। सर, कैसी बात कर रहे हैं? कोई भाई अपनी भाई की जान लेता है? सर, इस सुदीप का क्या करना है? इस सुदीप का वारंट निकलवाओ। मुझे लगता है प्रवीण की हत्या इस प्रॉपर्टी को लेकर ही हुई है, और यह भी हो सकता है कि सुदीप को मालूम ही ना हो कि यह प्रॉपर्टी उसके बाप के पास रह ही नहीं गई, और हो सकता है इस भ्रम में उसने अपने भाई का सफाया कर दिया हो। उधर घर नेहा के नाम हो चुका है, हो सकता है ये बात प्रवीण को ना मालूम हो, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को लेकर वो अपने भाई सुदीप से झगड़ता नहीं। मतलब बाप ने बिना बेटों को बताया प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी, वो भी उस बहू की जो तलाक ले रही थी। लेकिन क्यों? अपने बेटे को एलुमिनी और मेंटेनेंस से बचाने के लिए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुरी अपनी बहू के साथ किसी कुकर में इन्वॉल्व था, जिसका खामियाजा पहले घर के रूप में और फिर प्रवीण के मौत के रूप में सामने आया? हो सकता है। इस केस में और भी बहुत सी बातें चल रही हैं असगर। इस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाओ, और हाँ, प्रवीण के ऑफिस जाकर उसके बैंक अकाउंट और बैलेंस का हिसाब लो। सर, ये देखिए सर, प्रवीण शर्मा के अकाउंट डिटेल्स, सारे इंसेंटिव्स मिला के 12 से 15 लाख की ऑफिशियल आमदनी थी उनकी। अच्छा किशोर जी, आमतौर पे एक एमआर की सैलरी कितनी होती होगी? सर, वैसे एमआर की एक सैलरी होती है और उसके साथ उसका कमीशन होता है। बहुत से एमआर ऐसे वैसे करके पैसे कमाते हैं, पर प्रवीण बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही सक्सेसफुल भी था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और तरीके से पैसे कमाए हो। ये तो मुझे नहीं पता, पर 2 या 3 बैंक में उसके अकाउंट जरूर थे, वहां पर आप देख सकते हैं। सर, प्रवीण शर्मा की सारी डिटेल्स। तुम बात करो उनसे। भूषण शर्मा ने कहा था कि उसके बेटे प्रवीण शर्मा की एलुमिनी देने की हैसियत नहीं थी। इसका मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा था हमसे। यस सर। क्या नेहा भूषण शर्मा को धमकी दे रही थी, जो उसे शांत करने के लिए भूषण ने अपना मकान उसे तोहफे में दे दिया? ये नेहा किस बात से भूषण शर्मा को इतना डराए हुए थी? सर, ये प्रॉपर्टी डीलर है, बता रहे थे कि 4 रोज पहले इनसे प्रवीण मिलने आया था। सर, प्रवीण जी आए थे मेरे पास, एक प्लॉट है उनके पास, उसका रजिस्ट्री और ट्रांसफर करवाना था सर। ये प्लॉट तो डॉक्टर त्रिपुरारी सक्सेना का है। जी सर, उन्होंने प्रवीण जी को गिफ्ट दी थी ये प्रॉपर्टी। गिफ्ट दिया था? प्रवीण जी बता रहे थे, डॉक्टर साहब बहुत ही मानते हैं उनको। प्रवीण भाई अपनी खुद की दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी डालने की सोच रहे थे। अगले दिन प्रवीण जी को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी थी, पर उनका देहांत हो गया।
क्या प्राइस होगा इस प्रॉपर्टी का मार्केट में? अंदाजन 50-55 लाख की होगी सर। 50 से 55 लाख। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी जी सर। सर कहीं ये दवाइयों का बड़ा घोटाला तो नहीं है? शायद प्रवीण ने सैंपल वाली दवाई पैसे लेके बेची हो और बदले में डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर प्रवीण को उसका हिस्सा प्लॉट के रूप में दिया हो। वजह कोई भी हो असगर, लेकिन क्या कोई डॉक्टर एक एमआर को 50 से 55 लाख की प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है? ये डॉक्टर अभी भोपाल में ही है ना? ये सर, कॉन्फ्रेंस की वजह से अभी तक वही है। इससे पहले कि वो हमारी हलचल से अलर्ट हो जाए, उसके लौटने से पहले उसके बारे में हॉस्पिटल और फील्ड दोनों जगह पता करो। ये केस पुलिस के लिए सांप सीढ़ी साबित हो रहा था। व्यवसायिक द्वेष से पारिवारिक कला और फिर वहां से बहू के नाम इकलौती संपत्ति उलझने बढ़ाती जा रही थी कि एक उलझन और जुड़ गई। प्रवीण के नाम एक जमीन और वो भी एक डॉक्टर का उसके नाम तोहफा। क्या था इसके पीछे? कोई मेडिकल घोटाला, रिश्वत, ब्लैकमेल या फिर कुछ और? यकीन मानिए जो परतें खुल रही थी उसकी कल्पना कुछ सपने में भी नहीं कर सकता था। इस पे साइन करा के मुझे बताना। सर डॉक्टर के खिलाफ तो ऐसे वैसी कोई भी बात पता नहीं चली। यहाँ के लोगों का कहना है कि मेडिकल सर्विस में डॉक्टर सक्सेना की इंप्रेशन बहुत अच्छी है। तो फिर इस प्लॉट का चक्कर क्या है? अगर डॉक्टर सक्सेना ने वो प्लॉट किसी बाहर वाले को दिया था तो ये बात उसके फैमिली मेंबर्स को भी पता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर ने वो प्लॉट अपनी मर्जी से दिया था या फिर किसी मजबूरी में। ये डॉक्टर की एक बेटी भी है ना, और प्रवीण अपनी मौत से पहले आखिरी बार डॉक्टर के घर गया था। अगर हो ना हो ये प्रवीण की हत्या की गुत्थी उस डॉक्टर से जुड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रवीण शर्मा का अफेयर उस डॉक्टर की बेटी से चल रहा था? तुमने नोटिस किया जिस दिन हम डॉक्टर के घर गए थे उस दिन उसकी लड़की अपने परिवार वालों से कुछ उखड़ी सी थी। कहीं जा रही हो टूर पे? क्या नाम बताया था डॉक्टर ने उस कंपनी का जहां उसकी बेटी काम करती है? सर डेल्टा हाई क्लास। सर पूनम सक्सेना 4 दिन पहले तक यहीं काम कर रही थी, पर फिर उसने काम छोड़ दिया। सुना है वो दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। कोई प्रॉब्लम थी उसे यहाँ? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शायद घर का कोई इश्यू था। कैसा इश्यू? एक बार किसी से फोन पर कहते हुए सुना था उसको। मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है, फिर भी बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना उस अफेयर के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है। जस्ट लीव मी अलोन। असगर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण शर्मा का अफेयर डॉक्टर सक्सेना की बेटी पूनम सक्सेना के साथ चल रहा हो, जिसमें शायद फैमिली की ऑब्जेक्शन थी, और शायद डॉक्टर सक्सेना ने वो प्लॉट प्रवीण शर्मा को इसलिए दिया हो ताकि उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे, यानी कि प्यार की कीमत। तो फिर प्रवीण शर्मा की मौत क्यों हो गई? अब ये तो डॉक्टर सक्सेना की बीवी और उसके बेटे से मिलकर ही पता चलेगा। पापा ने प्रवीण को प्लॉट दिया था? मुझे नहीं मालूम इस बारे में सर। सर आप एक काम कीजिए, कल पापा आ जाएंगे, आप उनसे ही पूछ लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बहन पूनम जो दिल्ली शिफ्ट हो गई, दिल्ली जाने की कोई खास वजह? उधर शायद बेहतर काम था और अच्छी सैलरी भी थी। उसके ऑफिस वालों ने बताया कि पूनम किसी बात को लेकर टेंस थी। क्या बात है, कोई अफेयर, कोई चक्कर ऐसा कुछ? नहीं तो उसने हमें कभी नहीं बताया। और ये डॉक्टर साहब ने जो प्लॉट सॉरी, प्लॉट के बारे में आप डॉक्टर साहब से ही बात कीजिए, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। सलाम असगर, इस गार्ड को थाने बुलाओ, शायद इससे कुछ पता चले। 20 जुलाई को जब प्रवीण शर्मा डॉक्टर साहब के घर आया तो घर पे और कौन था? उस रोज बड़ी मैडम अपने बड़े भाई के घर भाभी से थी और पूनम दीदी भी घर पे नहीं थी। और डॉक्टर साहब का बेटा माना भैया बाद में आए थे। प्रवीण शर्मा घर पे कितनी देर तक रुका था? यही 1-2 घंटे रुके थे। उस दौरान तुमने घर में से कोई आवाज आते सुनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की बहस की? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। What is this, इंस्पेक्टर? मुझे यहाँ पे इस तरह से क्यों लाया गया है? आई एम नॉट अ क्रिमिनल। आपने हमें बोला था कि उस रात प्रवीण आपके घर पर 15 से 20 मिनट रुका था। हाँ तो? आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके चौकीदार से बात हो गई हमारी। प्रवीण उस रोज वहां 15 से 20 मिनट नहीं 1.5 से 2 घंटे था। What rubbish? वो बकवास कर रहा है। He's talking nonsense. अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आपने ये प्लॉट प्रवीण को गिफ्ट में क्यों दिया था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए डॉक्टर साहब। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
किस बात के लिए? अच्छा, तो आपकी बेटी का नहीं, मेरी बेटी को इसमें मत घसीटिए। उसका कोई दोष नहीं, सारी गलती, सारा दोष मेरा ही है। दरअसल मैं प्रवीण को चाहता था। मतलब? पिछले 6-7 साल से हमारे रिलेशन थे। हमारे अफेयर के कारण ही प्रवीण और नेहा की शादी टूट गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे कहता था कि अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो हमारे अफेयर के बारे में सबको बता देगा। हर बार नई डिमांड्स खड़ी होती थी उसकी, यहाँ तक कि मैंने ये प्लॉट भी उसके नाम कर दिया। फिर भी उसने ब्लैकमेल करना चालू रखा। इसलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया और मैं उसे मारना नहीं चाहता, सिर्फ डराना चाहता था कि ताकि वो मुझे ब्लैकमेल ना करे। उसे चोट ज्यादा लग गई और इंटरनल इंजरी के कारण उसकी डेथ हो गई। ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ये आदमी एक डॉक्टर है, MBBS MD। इसको पता कहां मारने से आदमी की मौत हो सकती है, फिर ये किसी को मारने में गलती कैसे कर सकता है? एक मिनट। उस रात आपके और प्रवीण के अलावा घर पर और कौन कौन था? कोई नहीं। मेरी वाइफ उसके भाई के घर पे गई थी और पूनम उसकी फ्रेंड के घर पे, और मानव हॉस्पिटल में था, उसकी नाइट शिफ्ट। ये आदमी अब भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि चौकीदार ने कहा था कि उस रात प्रवीण के पीछे पीछे मानव अपनी गाड़ी से निकला था और उसके बाद ये डॉक्टर अपनी गाड़ी से निकला। उस मानव को उठा के लाओ, सारा सच सामने आ जाएगा। सर, तुम्हारे गार्ड ने बताया जिस रात प्रवीण तुम्हारे घर तुम्हारे पापा से मिलने आया था, प्रवीण के जाने के बाद तुम भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में निकले थे। क्या सच्चाई है? सर, हम सब परेशान हो चुके थे पापा की हरकतों से। पिछले 6 सालों से चल रहा था पापा और प्रवीण का रिश्ता। मम्मी ने तो पापा से बात करना ही छोड़ दिया था, और पूनम दी ने इसीलिए अपना जॉब छोड़ दिया था और दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। पर मैं तो घुट रहा था। बरसों से वो आदमी हमारे घर आए दिन आता, और उस वक्त मम्मी घर से निकल जाती, और फिर पापा और प्रवीण मम्मी के बेडरूम में जाकर, अब तो पापा अपनी प्रॉपर्टी तक उस पे लुटाने लगे थे। वो जमीन पापा ने मेरे क्लिनिक के लिए रखी थी, लेकिन वो भी उसने उस कमीने को गिफ्ट कर दी। अब पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उस रात मैंने प्रवीण का पीछा किया और रास्ते में उसे एक जगह रोक लिया। सर, पापा को छोड़ दीजिए प्लीज। जो भी किया मैंने किया है सर, प्लीज। अगर कानून हाथ में लेने की बजाय तुमने पुलिस से मदद ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। प्रवीण शर्मा की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो देश और समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। ना सिर्फ प्रवीण शर्मा का वैवाहिक जीवन खत्म हो गया बल्कि उसकी जीवन रेखा ही समाप्त हो गई। याद रखें, जीवन का सुख प्राकृतिक संतुलन और प्राकृतिक नियमों का पालन करने में ही है। जब इस संतुलन को तोड़ा मरोड़ा जाएगा उसका भुगतान किसी न किसी रूप में करना ही होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। माँ की आंखों का तारा हूँ, पापा की खुशियों का सहारा हूँ। अब दुनिया पे भी छा जाऊंगी जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जो कोई ना कर सका वो कर दिखाऊंगी। दुनिया अपनी मुट्ठी में लाऊंगी। दरोगा अफसर होंगे आगे पीछे जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जय हिंद। आंशी को
मानसी को। कलेक्टर बनने का सपना देखने वाली 10 वर्षीय मानसी ओझा 2 मई की रात को शिवपुरी बिहार से लापता हो गई। हर लापता बच्चे की एक दिल दहला देने वाली कहानी होती है, लेकिन मानसी ओझा के साथ आखिर क्या होने वाला था? हमने ना अपने पापा को पहले ही बोल दिया था कि हम पिंकी बुआ की शादी में पिंक लहंगा पहनेंगे, और अगर तुम दोनों भी पिंक लहंगा पहन कर आओगे तो फिर बारातिया बोलेंगे दुल्हनिया पिंकी और भतीजिया पिंक। क्या भैया, अगर हमें चोट लग जाता तो? हमारे केशव चाचा ना तुम्हें उल्टा लटका देते और हमारे पापा तुम्हें 1/2 कर देते। और अगर तुम्हें हमारी बुआ के शादी में भोज खाना है ना तो फिर ध्यान से आ चलो भैया, चलो। कितनी अच्छी मेहंदी है, वो हमें भी लगवानी है आपके जैसी मेहंदी। वो प्लीज, देखिए हमारे तो छोटे छोटे आते, जल्दी हो जाएंगे। वो प्लीज प्लीज। काहे परेशान कर रही हो हमको, जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप हमें मेहंदी नहीं दोगे ना तो फिर हम जाके पापा को बोल देंगे। अब मानसी सुन, ये ले मेहंदी ले, ये ले। पर ये तो एक है, हम तो 3 है, 2 और। ये ले, और अपनी ना ये 10 फुट लंबी जुबान पे भी लगा लेना, बहुत चलती है। चल 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 मेहंदी लगाएंगे। पिंकी, मानसी भतीजी है तेरी, थोड़ा मीठा बोल, ससुराल में भी ऐसी कड़वी जबान नहीं चलेगी, समझी? क्यों हमारा जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? हमने तुमसे कहा ना कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? तुम एक बार कोशिश तो करो। अब कोई कोशिश काम नहीं आएगा, सब कुछ भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाएं? इतना आसान होता है क्या? आसान नहीं है जानते हैं, पर इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ पर मैं... क्यों हमारा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? अगर मानसी के पापा को पता चला ना तो जान ले लेंगे, हमारी भी और तुम्हारी भी। अरे तैयार नहीं हुए अभी तक? हम तुमको बोले थे फोन करके कि तैयार है, ननद की शादी है तुम्हारी, ऐसे ही आओगे क्या? नहीं, बस तैयारी हो रहे थे। हम भी अरे पंडित जी प्रणाम। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। पंडित जी प्रणाम। दही चूड़ा आम, पंडित जी पलट गए, गिर गया। सुरतिया राधा सी और हरकतें कन्हैया सी। अरे इतना बोलने के बजाय मानसी थोड़ा पढ़ लिख लिया कर। अरे खूब पढ़ते पंडित जी, तभी तो फर्स्ट आते हैं। आपकी तरह चौथी फेल थोड़ी ना। चल हट। जी जी, भोज करके जाइएगा। हाँ, ओहो हो, आ गए बड़े लोग, मिल गई फुर्सत दोनों को। पाए लागू, सदा सुहागन रहो। अरे ये साड़ी तुमने रत्तू की दुकान से ली है क्या? जी चाची जी, बड़ी फब रही है तुम पे। अच्छा, हम जरा दुल्हन से मिलकर आते हैं। हाँ जाओ जाओ। माफ करना चाची, सुबह के भोज के लिए आ नहीं पाए, स्कूल में जरूरी काम आ गया। अरे नहीं नहीं नवल, काम पहले बेटा, पर देखो रात का भोज करके ही जाना। हाँ अरे भैया प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसी चल रही शादी की तैयारियां? भैया तैयारी तो चल रही है, अब बस अब अच्छे से हो जाए। अरे सब अच्छा ही होगा, हमें ना। ये लो, ये 2 लाख रुपया। ये इसका क्या जरूरत? अरे पिंकी हमारी बहन है, चचेरी है तो क्या हुआ, बहन तो है। हाँ, उसकी शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अरे ले ले रत्तू, कर्ज नहीं फर्ज है ये। आज पिंकी की शादी में ये अपना फर्ज निभा रहा है, कल मानसी की शादी में तुम दोनों ये फर्ज निभाओगे, समझे? अरे चाची जी, मानसी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो 3 घंटे पहले ही चली गई थी। निकल गई?
कहाँ? घर जा रही हूँ बोली। अरे वाह बिटिया, बड़ी प्यारी मेहंदी लगी तेरी। अरे चिरमिरी, यहाँ क्या हुआ? कहाँ जा रही है रे उछलती कूदती? रात का भोज खा के जाना। नहीं दादी, हम रात को ना एकदम सज के मम्मी के साथ आएंगे। अभी मुझे घर पे जाके अपना होमवर्क करना है। पर घर तो पहुंची नहीं वो। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आई थी, उन्हीं के घर खेल रही होगी। हाँ सही बात है। चल तू हम जाके देख के आते हैं। और केशव तू बहुत संभाल। चल 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 चल। अरे उषा, चिंता मत कर बेटा, अपनी चिरमिरी कहीं टिकती है क्या? कर रही होगी कहीं उछल कूद, आ जाएगी। हाँ चिंता मत करो। पर अपना होमवर्क छोड़ के खेलने जाए, ऐसे नहीं है मेरी मानसी। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी। नमस्कार नवल भाई, क्या बात, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मानसी आई है आपके घर निशा के साथ? नहीं, मानसी तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? कोई नहीं, जरूर उसे कोई उठा कर ले गया। चाची जी, कौन ले गया होगा मेरी बच्ची को? भैया हमें नहीं पता कि मानसी का इस बात से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन जब हम मानसी को ढूंढ रहे थे तो हमें एक बात का पता चला। जिस रास्ते से मानसी घर लौट रही थी, लल्लन भी उसी रास्ते पर था। लल्लन? कहीं वो तो गायब नहीं कर दिया मानसी को? भैया हमें भी ऐसा ही लगता है। आपकी बेटी मानसी की उम्र कितनी है? सर सिर्फ 10 साल की है। आज हमारी चचेरी बहन की मेहंदी की रस्म थी। 5 से 6 बजे वो हमारे घर की तरफ आने के लिए निकली, लेकिन घर ही नहीं पहुंची। सर आप उसकी फोटो लाए? हाँ। नाम मानसी, उम्र 10 साल, रंग गोरा, लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की ने। आपने अपने घर के आसपास या दोस्तों से पता किया? सर सब जगह पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। सर हमें लगता है ये काम उस लल्लन का ही है, उसी ने गायब किया मानसी को। लल्लन कौन? एक नंबर का बदमाश है सर, वो पहले भी हमारी बहन पिंकी को परेशान कर चुका है। अरे पिंकी रानी, आज तो लल्लन टाप लग रही हो तुम। हमको जाने दो। अरे न हाय न हेलो न दुआ न सलाम। देखो हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमको जाने दो। अरे लेकिन हमको तुमसे बहुत बात करनी है। देखो, अरे पिंकी, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करना चाहते थे, लेकिन लल्लन के पिताजी ने विनती की। शर्मिंदा होकर उन्होंने खुद पिंकी से लल्लन को राखी बंधवाई। सर फिर भी उसकी नीयत नहीं बदली, वो पिंकी को फिर भी परेशान करता रहा। सर कल पिंकी का शादी, हमें तो लगता है हमसे बदला लेने के लिए वो मानसी को उठाए। दिनेश, तुम मानसी की बुआ के घर से लेके मानसी के घर तक पूरे रास्ते में पूछताछ करो, क्योंकि आजकल के माहौल में एक छोटी बच्ची के साथ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वर्मा, तुम इस लल्लन को उठा के लाओ। सर। पूरा घर की तलाशी लो। मानसी कहाँ है? कौन मानसी? साहब डालो से। हम किसी मानसी को नहीं जानते साहब। भैया, भैया क्या हुआ? कुछ पता चला मानसी का? पुलिस उठाए लल्लन को, वही बताएगा कहाँ गायब किया हो मानसी को। ये है मानसी, पिंकी की भतीजी। याद आया? तू नहीं उठाया ना इसे? साहब, अरे बिना जान पहचान के मैं क्यों उठाऊंगा किसी को? हम कोई क्रिमिनल थोड़ी है। शराब बंदी में शराब पी के बैठा है
और अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा है। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, मेरा यकीन कीजिए। सच तो मैं उगलवाता हूँ। तो मिश्रा हाथ मत रोकना। सर बहुत ढीठ है ये ललन, कुछ उगल ही नहीं रहा है। इसके जितने भी ठिकाने हैं हर जगह सर्च करो, हो सकता है वहीं कहीं इसने मानसी को छुपा के रखा हो। ओके सर। हेलो सर, हम मानसी के पिता बोल रहे हैं। कुछ पता चला मानसी का? फिलहाल तो ललन कुछ बोल नहीं रहा, पर हम पता लगा रहे हैं। प्लीज जल्दी पता कीजिए, कल मानसी की बुआ की शादी है। देखिए नेवल जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मानसी जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक। बेटा अब ऐसे में तो ये शादी नहीं हो सकती। नहीं चाची, शादी टालना ठीक नहीं। पर भैया मानसी से ज्यादा जरूरी नहीं है ना हमारी शादी। घर में ऐसा माहौल रहेगा, पुलिस भी आती जाती रहेगी और फिर ऐसे में शादी कैसे होगी? एक काम करो, शादी हमारे दानापुर वाले घर से कर लो, वहाँ हम सारे इंतजाम करवा देंगे। सबको निमंत्रण यहाँ का दिए हैं, अब ऐन मौके पर 40 किलोमीटर दूर दानापुर कौन जाएगा? किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। शादी का स्तर छोटा ही रखना। और तुम लोग एक काम करो, सुबह होते ही दानापुर के लिए रवाना हो जाओ, हम आ जाएंगे पीछे से। जो ओझा परिवार कुछ घंटों पहले तक मानसी की बुआ पिंकी ओझा की होने वाली शादी की खुशियां मना रहा था, वही ओझा परिवार अब 10 वर्षीय मानसी के लापता होने से परेशान था। सबको लग रहा था कि इस परिस्थिति में पिंकी ओझा की शादी को आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में लड़की की शादी को टालना बदनामी का विषय बन जाता है। एक तरफ एक बेटी के खो जाने का दुख और दूसरी तरफ एक बेटी के कन्यादान का दायित्व, यह असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा था। मानसी के लापता हो जाने के दुख के साथ पिंकी की विदाई का उत्सव मनाना पड़ रहा था। वहीं मानसी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन शक के दायरे में आया लल्लन अपने बयान पर कायम था और पुलिस को मानसी से जुड़ी कोई लीड अब तक नहीं मिल पाई थी। सर ललन के ठिकानों और उसके दोस्तों से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन ललन के बारे में जो भी पता चला है उससे ये तो साफ है कि वो एक छटा हुआ बदमाश है। बंदी में भी इलीगल तरीके से दारू सप्लाई करता है वो, और मानसी की बुआ पर भी उसकी बुरी नजर थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बुआ की शादी रुकवाने के लिए उसने ही मानसी को गायब किया हो? लेकिन फिलहाल तो वो कुछ उगल नहीं रहा है। हो सकता है मानसी के गायब होने का कोई और चक्कर हो। घर में शादी का माहौल था, हो सकता है उसने ऐसा कुछ देखा या सुना हो जिसकी वजह से उसे गायब कर दिया गया हो। वर्मा, उसके घर के आसपास और अच्छे से पूछताछ करो। ओके सर। उषा, कहाँ जा रही हो? आपका पुलिस अब तक मानसी को ढूंढ नहीं पाई है और उन पर भरोसा करके हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। उषा मेरी बात सुनो। आप जाइए पिंकी का शादी करवाइए, क्योंकि उसके आगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता ना। ये तो मानसी है, नवल जी की बेटी। क्या हुआ साहब? कल शाम को ही अपने चाचा के घर से निकली थी, लेकिन घर वापस पहुंची नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरे आंखों के सामने गई थी यहाँ से। ए मानसी, कहाँ जा रही हो? घर पे जा रही हूँ। ये देखिए मेहंदी है। बहुत अच्छा मेहंदी है। चलिए बाय। बाय। जब वो जा रही थी कोई था उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी। कल इसको किसी के साथ देखा था? खूब पढ़ते पंडित जी, तभी तो फर्स्ट आते हैं। आपके दर चौथी फेल थोड़ी ना। नहीं साहब, कल इसके साथ कोई नहीं था। पंडित जी, किसी संदिग्ध व्यक्ति को इसके आसपास देखा था जो इसे बहला के ले जाए? नहीं साहब। और लल्लन इसके आसपास था? हाँ साहब, कल लल्लन यहाँ पर चक्कर काट रहा था, लेकिन मानसी उसके साथ नहीं थी। सर, आसपास के लोगों से पता चला है कि लड़की कल इसी रास्ते से गई है। कल लल्लन को भी देखा गया। आगे सुनसान रास्ता है, कहीं वहीं से लड़की को तो उठा के नहीं ले गया? दिनेश, उस एरिया में अच्छे से चेक करो, पता करो किसी ने कुछ देखा था कि नहीं। और मैं फिर से उस लल्लन को तोड़ता हूँ, मोटी चमड़ी है, शायद इस बार कुछ उगले। सर। नवल जी, हम मानसी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मानसी के गायब होने में किसी और का हाथ हो। आपको लल्लन के अलावा किसी और पे शक है? नहीं सर, लल्लन के अलावा हमें किसी पर भी शक नहीं, वही गायब की है मानसी को। साहब साहब साहब, हमने कुछ नहीं किया है।
हमको कुछ नहीं पता मानसी के बारे में साहब। कुछ नहीं किया तो शिवपुरी में पिंकी के घर के चक्कर क्यों लगा रहा था? और कल शाम को भी तू वहीं पे था, क्यों? वो तो हम दोस्तों को मिलने गए थे। दोस्तों से मिलने गया था या अपनी दुश्मनी निकालने गया था? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तूने मानसी को ही उठा लिया। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हम तो वहाँ पे गए थे सिर्फ पिंकी को देखने के लिए। हम शादी से पहले एक बार उसको देखना चाहते थे, बाकी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता साहब हमको। ऐसे नहीं बोलेगा तोड़ो इसे। हाँ बोलो वर्मा। सर लल्लन ने अभी तक कुछ उगला नहीं है, कहीं किसी और ने तो मानसी को किडनैप नहीं किया। लेकिन ना तो मानसी के लिए कोई रैंसम कॉल आया है और ना ही मानसी के घर वालों ने किसी और पे शक जताया है। हमें हर एक पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा, होने को कुछ भी हो सकता है। एक काम करो वर्मा, आसपास के सभी नाले तालाब हर एक जगह को अच्छे से चेक करो। ओके सर। जब मैं बड़ी होकर कलेक्टर बन जाऊंगी, अब सारे बुरे लोगों की बोलती बंद कर दूंगी। जय हिंद। बोलते तो तुम आज भी सबकी बंद कर देती हो अपनी बकबक से, कभी किसी को बोलने का मौका देती भी हो? ठीक है, अब हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप हमें बोलने को नहीं बोलोगी। एकदम चुप। उषा, हम आते। कहाँ जा रहे हैं आप? दानापुर होके आते हैं, आज पिंकी का शादी है ना। आपको पिंकी की शादी की चिंता है, अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। ऐसी बात नहीं है उषा, एक बाप के लिए उसकी बेटी से ज्यादा बड़ा बड़ा बात हमको मत समझाइए। दिख रहा है बाप के लिए बेटी का प्यार। उस पिंकी की वजह से लल्लन ने मानसी को उठाया और आपको पिंकी की शादी की चिंता है। पिंकी भी इस घर की बेटी ही है ना। ना तो लल्लन कुछ उगल रहा है और ना ही मानसी का अभी तक हमें कुछ सुराग मिला है, और मानसी के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया। तो फिर मानसी के गायब होने का क्या चक्कर हो सकता है? और उन्होंने लल्लन के अलावा किसी और पे भी शक नहीं जताया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम उनके किसी जानने वाले ने किया हो, जिसका उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा? मम्मी। बस बेटा। भैया, हम कितने अब आगे हैं ना, हम आप सबसे विदा हो रहे हैं। और मानसी, तो मानसी की चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उससे। चल। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? सर मानसी को गायब हुए 36 घंटों से ज्यादा हो गए और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं? सर लल्लन का भाई प्रमोद आया अपने वकील के साथ। बुलाओ। देखिए साहब, हमारा भाई लल्लन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। हम उसकी जमानत के ऑर्डर लेकर आए हैं। वकील साहब दिखाइए अभी नहीं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर ये ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। नवल जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। लल्लन को जमानत कोर्ट ने दी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मानसी को उसी ने गायब किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक 10 साल की बच्ची अपने ही मोहल्ले से गायब हो चुकी है। पुलिस भी लगातार 3 दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। यहाँ तक इस केस के मुख्य आरोपी लल्लन को भी छोड़ दिया गया है। मानसी के पिता नवल ओझा एक स्कूल चलाते थे और उनकी बेटी मानसी का गायब होना पूरे शहर की चर्चा बन गया। मीडिया और जनता ने इस मुद्दे को बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता का सामूहिक विषय बना दिया। न्यूज रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के जरिए मानसी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने का दबाव बनाया जा रहा था और इस केस के प्राइम सस्पेक्ट लल्लन को जमानत दिए जाने का विरोध किया जा रहा था।
लेकिन जिस बच्ची के लिए न्याय की मांग की जा रही थी, आखिर वो किसके अन्याय का शिकार हुई थी? और जब उसके साथ हुए अपराध का खुलासा होगा तब क्या होगा? ये केस आगे चलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर देने वाला था जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। हेलो, तुम्ही ने गायब किया ना हमारी मानसी को। ये क्या कह रही हो तुम? मैं मानसी को क्यों उठाऊंगा? क्यों गायब करोगे ये तुम भी जानते हो और हम भी। बस ये बताओ किया है या नहीं। अरे मैं दादी, बुआ, मम्मी यहाँ है क्या? नहीं मानसी, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ बेटा? तो फिर मम्मी कहाँ गई? हम स्कूल से घर पे आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा, तो तू इतनी टेंशन काहे ले रही है? आ जाएगी भाभी। तू हमारे साथ अंदर चल, तेरा आज फेवरेट सब्जी बनाया है। हाँ? चल। कैसे? वाह बुआ, आपकी तरह तो सब्जी और कोई बना ही नहीं सकता है। पर अभी तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर मुझे इतना अच्छा सब्जी बना के कौन खिलाएगा? ठीक है, ऐसा करते हैं, आप ना हमें सब्जी बनाना सिखा दो। हम तुमको सिखाएंगे? ना बाबा ना, तुझे कोई सिखा ही नहीं सकता। कितना बड़बड़ करती है, उल्टा हमको ही सिखा देगी तू। हमें मीडिया और जनता दोनों का भरोसा जीतना है। मानसी मिसिंग केस में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। मानसी के परिवार के दोस्त और दुश्मनों के अलावा इस केस में कोई तीसरा एंगल भी हो सकता है। ये किडनैपिंग, रेप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एब्डक्शन किसी भी एंगल से की गई हो सकती है। सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो, अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव करो, मानसी के परिवार से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकालो। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि मानसी इस वक्त कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। सर। और अब आखिरकार वो खबर सामने आने वाली थी जो पुलिस, परिवार, मीडिया और जनता सबको सकते में डाल देने वाली थी। सर, बॉडी की कंडीशन तो बहुत ही खराब है। देख के लगता है कि बच्ची के साथ रेप किया गया है और शायद इसके ऊपर एसिड भी फेंका गया है। सर, पहले जब हमने इस तालाब में सर्च किया था, यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही ललन रिहा हुआ, ये बॉडी हमें यहाँ पर मिली। सर, कहीं बच्ची के रेप और मर्डर में ललन का कोई कनेक्शन तो नहीं? ललन को उठाओ और किसी भी तरीके उसका मुंह खुलवाओ और ललन का डीएनए सैंपल मानसी की स्वैब से मैच करवा के देखो। ओके सर। साहब, अरे साहब देखिए, साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया साहब। नवल से तुझे बदला लेना था। पिंकी की शादी से तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए तूने मानसी को किडनैप किया, उसका रेप किया और उसकी बॉडी को तालाब में फेंक दिया। कबूल कर, ये सब तेरा किया जा रहा है। बोल साहब, नहीं बोल साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कैसे कबूल कर ले? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। कितना पैसा खिलाया वो तुमको? जेल से निकल कर मार डाला मेरे बच्चे। ऐसा माना जा रहा था कि मानसी की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, बल्कि उसका बलात्कार भी किया गया है। पुलिस, प्रशासन, जनता और मीडिया, सभी लोग अपनी संवेदना और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। जगह जगह मानसी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी, जिसका पूरा दबाव पुलिस डिपार्टमेंट पर था।
पटना के एसपी ऋषिकेश सिन्हा मानसी मर्डर केस की तहकीकात कर रहे थे और पुलिस टीम से इस हत्याकांड का संज्ञान ले रहे थे। वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस केस में लल्लन ही आपका प्राइम सस्पेक्ट है या आपने और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है? आप जानते हैं ना मीडिया कितना बवाल मचा रही है, कितना मुश्किल हो रहा है हमें उनके हर सवाल का जवाब देना। सर, हम इस केस की गंभीरता को समझ रहे हैं और लल्लन के अलावा इस केस के जितने भी एंगल्स हैं सबको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, मानसी के परिवार के दोस्त या दुश्मन किसी का भी हाथ हो सकता है मानसी के गायब होने में। सर, आई एम श्योर हम बहुत जल्दी किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मानसी रुको, रुक शैतान, रुक। बहुत परेशान करती है ना? हाँ 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 हाँ, कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उषा, तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ खा लो। हमको नहीं खाना है। हम भी मानसी के पास चले जाएंगे। भाभी कुछ तो खा लीजिए, ऐसा कैसे चलेगा? नवल जी और उषा जी से कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं ये समय ऐसे सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन पूछना जरूरी है। आपको मानसी के लिए ना तो कोई फिरौती का कॉल आया और ना ही किसी ने मानसी को उठाते हुए देखा, और जितना हम मानसी के बारे में जान पाए हैं वो ऐसी बच्ची नहीं थी कोई उसे आसानी से उठा ले। ये काम जरूर किसी जानने वाले का है जिसे मानसी भी जानती थी और मानसी को उस पर ट्रस्ट था। आपको किसी पे शक है? लल्लन? लल्लन से हम अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन लल्लन के अलावा आपको किसी पे शक है? नहीं सर, हमें नहीं लगता कि लल्लन के अलावा हमारी मानसी के साथ ऐसा गलत काम कोई कर सकता है। वही हमारा दुश्मन है। तो आपको लल्लन के अलावा किसी और पे शक नहीं है? नहीं सर। ये भी तो हो सकता है कि लल्लन की जगह कोई और ही दुश्मन हो। कहीं पिंकी ने तो। पिंकी को इसमें मत घसीटो उषा। क्यों ना घसीटू? ये सब जो हुआ है पिंकी की वजह से हुआ है। हमारी मानसी ने पिंकी की कीमत चुकाई है। पिंकी का दोष नहीं है इसमें उषा। हो सकता है हमारी मानसी की तकदीर ही खराब। हाँ, तकदीर खराब थी उसकी, तभी उसे तुम जैसा बाप मिला। मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात पता चली है। मानसी का ना तो रेप हुआ और ना ही उस पर कोई एसिड फेंका गया। क्या? लेकिन उसकी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एसिड फेंका गया है। सर, एक्चुअली बॉडी पानी में काफी समय से रहने की वजह से सड़ गई, जिससे ऐसा लगा कि उस पर एसिड फेंका गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक मानसी को गला घोंट के मारा गया है और मानसी की बॉडी रिकवर होने के 72 घंटे पहले उसका मर्डर हुआ, यानी 3 दिन पहले उसको मारा गया। 72 घंटे पहले? हमें मानसी की डेड बॉडी मिली 7 मई को, 72 घंटे पहले। इसका मतलब हुआ मानसी को मारा गया 4 मई को और उसकी मिसिंग रिपोर्ट हमारे पास आई थी 2 मई को। इसका मतलब ये हुआ वर्मा कि 2 और 4 मई के बीच में मानसी जिंदा थी। और इस बीच ना तो कोई रैंसम कॉल आया और ना ही मानसी का रेप हुआ। सर, मुझे तो ये कोई एक्ट ऑफ रिवेंज का ही मामला लग रहा है। वो सब तो ठीक है वर्मा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मानसी को मारने वाले ने उसे 30 से 40 घंटे तक जिंदा क्यों रखा? कहीं मानसी की मौत का कनेक्शन मानसी की बुआ पिंकी की शादी से तो नहीं है? शायद मानसी को मारने वाला पिंकी की शादी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये मामला कुछ और ही लग रहा है। वर्मा, मानसी से जुड़ी हर एक्टिविटी के बारे में पता करो और मानसी के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकालो। और सबसे जरूरी बात, ये पता करो कि पिंकी की शादी से किस किस की जिंदगी अफेक्ट हो सकती थी। सर, पुलिस को अब लग रहा था कि मानसी की हत्या का कनेक्शन उसकी बुआ पिंकी की शादी से हो सकता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि मानसी का बलात्कार हुआ था और उस पर एसिड फेंका गया था। लेकिन प्रेस, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब भी ये खबरें चल रही थी और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे। मानसी मर्डर केस को लेकर पब्लिक में आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितनी डिले आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उतना ही ज्यादा गुस्सा पुलिस डिपार्टमेंट को बर्दाश्त करना होगा। आई रियलाइज दैट सर, बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग
कि ये केस जैसा दिखाई दे रहा है, असल मामला उससे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि मानसी के हत्यारे ने मानसी को मारने से पहले 36 से 40 घंटे तक इंतजार किया, उसके बाद उसे मारा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मानसी का मर्डर उसके बुआ की शादी से रिलेटेड है? सर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, हम दोनों ही एंगल्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर सर उससे भी बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मीडिया और पब्लिक में ये अफवाह फैल गई है कि मानसी के साथ रेप हुआ था और उसे एसिड से जलाकर मारा गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो गई थी। सर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को शांत करने के लिए हमारे लिए ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ना तो मानसी का रेप हुआ था और ना ही उसे एसिड से जलाकर मारा गया। So you want me to organize a press conference? नो सर, मैं पर्सनली मीडिया और पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ओके। कुछ दिनों पहले 10 साल की मासूम बच्ची मानसी की हत्या हुई और जिस बेरहमी से उसे मारा गया वो एक बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस मानसी के कातिलों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस मानसी और उसके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ना तो मानसी के साथ रेप हुआ था और ना ही उस पर एसिड फेंककर उसे जलाया गया था। मानसी की बॉडी डीकम्पोज हो गई थी और डीकम्पोज होने की वजह से उसकी स्किन सड़कर काली पड़ गई थी, ना कि एसिड की वजह से। भैया हमें तो लगता है ये पुलिस लल्लन और उसके भाई के साथ मिलकर कोई साजिश कर रही है, उन्होंने इनको पैसा खिलाए हैं। सच तक पहुंचने के लिए हमें सच की जरूरत है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को अपना काम करने दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमें ऐसा लगता है कि मानसी की हत्या मानसी के परिवार से बदला लेने के लिए की गई है, इसलिए हम सबको मिलकर मानसी के हत्यारों को पकड़ना है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह आप सबसे और मानसी के परिवार से पूरे सहयोग की उम्मीद रखता हूं। जय हिंद। लल्लन को इतना तोड़ा लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ उगल नहीं रहा। हो ये भी सकता है वर्मा कि मानसी के परिवार की लल्लन से दुश्मनी का फायदा उठाकर मानसी के परिवार से जुड़े किसी दोस्त या दुश्मन ने कांड किया हो और उसे ऐसा लग रहा हो कि हमारा शक लल्लन पे जाएगा। सर मैंने मानसी के बारे में पता किया, वो बहुत ही नटखट थी। वो किसी को भी कुछ कह दिया करती थी जिससे लोगों को बुरा लगता था। हो सकता है मानसी ने उस दिन किसी को कुछ कह दिया हो और उसे बुरा लगा हो और ऐसा काम कर दिया हो। लेकिन सर मानसी 10 साल की बच्ची थी, क्या वो अपनी बातों से किसी को इतना अफेंड कर सकती थी कि कोई उसे इतनी बेरहमी से मार? वर्मा आजकल लोग छोटी से छोटी बात को लेकर भी मर्डर कर देते हैं। पता करो मानसी के इस स्वभाव की वजह से किसको इतनी तकलीफ हो सकती है कि वो उसे इतनी बेरहमी से मरवा दे। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, क्योंकि हमें मानसी से जुड़े हर एक आदमी की हर एक डिटेल को खंगालना है। ओके सर। पुलिस पर अब दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ मानसी के कातिलों को पकड़ना और दूसरी तरफ शहर में शांति बनाए रखना। इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल रही थी और पुलिस को अब इस केस में एक अहम जानकारी मिली। पिग्गी हो जा। हाँ सर वही, उसका नवल के स्कूल के किसी लाइब्रेरियन के साथ चक्कर चल रहा था और दोनों कांड करते हुए पकड़े गए थे। जब ये बात नवल को पता चली तो उसने बहुत हंगामा करा और तो और उस लाइब्रेरियन को बेइज्जत करके जॉब से बाहर भी निकाल दिया। मतलब लल्लन और वो लाइब्रेरियन दोनों पिंकी के प्यार में थे और मानसी को किडनैप करके रखा गया 36 घंटे तक, मतलब पिंकी की शादी पूरी होने तक। इसका मतलब है वर्मा, किडनैपर का मोटिव मानसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पिंकी की शादी को रुकवाना था। और जब ऐसा नहीं हुआ तो किडनैपर ने मानसी को मार दिया, शायद गुस्से में या डर में। पता करो ये लाइब्रेरियन कौन है। सर एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, वो लाइब्रेरियन कोई और नहीं मानसी का मामा है माधव। वो नवल के स्कूल में लाइब्रेरियन था। सर माधव और पिंकी दोनों का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, शादी तक बात पहुंच गई थी। सब राजी थे सिवाय नवल के। उसी की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई और नवल ने माधव को बहुत बेइज्जत भी किया था। तो वर्मा हो सकता है माधव ने नवल से अपनी बेइज्जती का बदला लिया हो। उसने ये सोचकर मानसी को किडनैप किया हो कि इससे पिंकी की शादी रुक जाएगी और नवल और उसके खानदान की बेइज्जती होगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर मानसी को मार दिया हो। सर कई बार पूछने के बाद भी ना तो नवल ने कुछ बोला और ना ही उषा ने इस बात का कोई जिक्र किया। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि माधव मानसी का मामा है, ऐसी हरकत नहीं करेगा। उठा के लाओ इस माधव को। ओके सर। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मानसी का मामा हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ये रिश्तों की दुहाई कहीं और जाके देना। हमने तो माँ को अपनी सगी बेटी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अब सच सच बोल, ये सब तेरा किया धरा है ना? तू नवल से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने तेरी शादी पिंकी से नहीं करवाई, इसलिए तूने मानसी को किडनैप किया ताकि पिंकी की शादी रुक जाए और नवल और उसके खानदान की बदनामी हो। लेकिन जब पिंकी की शादी नहीं रुकी तो तूने गुस्से में आके मानसी को मार दिया। बोल, यही सब हुआ था ना?
सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मानसी मेरी भांजी थी, और रही बात पिंकी की, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जीजा जी ने हमारी एक नहीं सुनी। जीजा जी हम पिंकी को कहाँ पसंद है कहाँ नहीं ना वो हम देख लेंगे, पर तुम इस घर के आसपास भी कहीं दिखे ना तो समझ लो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। हमारे साथ साथ जीजा जी ने पिंकी का भी दिल तोड़ दिया। प्यार करती थी मुझसे, और अब उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। लेकिन तू नहीं चाहता था कि पिंकी की शादी हो। इस सारे कांड में पिंकी ने भी तेरा साथ दिया ना? नहीं सर, उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जीजा जी के खिलाफ जाकर पिंकी से बात करूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा कांड तूने अकेले ही किया है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। इस पूरे परिवार ने हमसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं। पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, खासकर पिंकी और माधव के। अब इस केस के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेके आए इन दोनों को। सर। हेलो, क्या? चाची? चाची? अरे चाची है हमारी, अरे हमारी चाची है, चाची है हमारी। ये चल क्या है? पहले हमारी बहन को ले गए, अब वो हमारी माँ को ले गए। हाँ यार, हो क्या रहा है? अरे ड्रामा क्यों है? नवल भैया हमारे और माधव के रिश्ते के खिलाफ थे। उनके कहने पे हम उसे भूल गए। फिर हमारी जिंदगी में मनोज आया। हम और मनोज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नवल भैया ने हमारी जबरदस्ती शादी तय कर दी। मनोज, कल हम अपने हाथ में किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगवाएंगे। हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है। तुम आज रात को हमें मोड़ पे मिलो मनोज, हम यहाँ से भाग जाएंगे। बुआ, अब भागने वाली हो? क्या हुआ बेटा? दादी, आपको पता है बुआ ना किसी के साथ भागने वाली है। हाँ, हमने खुद उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना। मानसी, देख बेटा, तू हमारी अच्छी बेटी है ना, है ना? तो देख, ये बात किसी को नहीं बताना। नहीं बताएगी ना? ठीक है दादी। आपने मानसी को चुप रहने की नसीहत तो दी, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मानसी अपने स्वभाव के अनुसार ये बात किसी को भी बता सकती है। इसलिए अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए आपने उस मासूम मानसी को। सर आप ये कर क्या रहे हैं सर? पहले हमारी बहन पिंकी को ले आए, फिर चाची को ले आए। सर छोड़िए उन्हें। देखिए नवल जी, आपकी बेटी मानसी का मर्डर खुद आपकी ही चाची कमला देवी और आपकी बहन पिंकी ने किया है। उन्होंने अपना ये गुनाह खुद कबूला है। सर, बोलो। सर, माँ ने और पिंकी ने कुछ नहीं किया। ये गलती हमसे और रतेंद्र भैया से हुई है। अरे हम सच बोल रहे हैं, हमारे पापा ने ना हमारे लिए इतनी मोटी पायल बनवाई है। चल झूठी। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, ये आज भी झूठ कह रही है, और जो कल कहा था वो भी बिल्कुल झूठ था। कल कह रहे तो बिल्कुल सच था। हमने बचाई है पिंकी बुआ की शादी, वरना वो तो भागने वाली थी। चल झूठी, बढ़िया शादी बचाने वाली। और तू अपना मुंह बंद करके रख, समझी? और चल यहाँ से। सर, हमें सिर्फ इस बात का डर था कि अगर मानसी के कारण ये बात बाहर आ जाती कि पिंकी किसी और के साथ भागने वाली थी, तो सर पिंकी की शादी टूट जाती। लेकिन हम जानते हैं मानसी का मुंह बंद करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, अगर आप हमें मेहंदी नहीं दोगे ना, तो फिर हम जाके पापा को बोल देंगे। सर, हमको लगा अगर वो बात किसी को पता चल जाती तो पिंकी की शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो सर हम सोचे कि जब तक पिंकी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम तो सोचे थे कि उसको किसी तरह समझा बुझा के छोड़ देंगे।
तब तक मामला इतना बढ़ गया कि हमें ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। चलो। वो हमें कुछ नहीं बोले थे, लेकिन हमें उन पे शक हो गया था। पर हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए ये गुनाह हमने अपने सर पे ले लिया। पिंकी की शादी को बचाने के लिए उसके दोनों भाइयों ने जो अपराध किया, वो शादी भी उनके अपराध और पिंकी की नासमझी की भेंट चढ़ गई। पिंकी के पति ने पिंकी से तलाक लेने का फैसला कर लिया। पिंकी अगर चाहती तो उसकी जिंदगी अब भी पटरी पर आ सकती थी, लेकिन मानसी और उसके मासूम सपने उड़ान लेने से पहले ही ध्वस्त हो गए। और मानसी के पिता नवल को हमेशा इस बात का मलाल रहेगा कि उसके पिता होने का फर्ज उसके भाई होने के फर्ज से हार गए। सच को समझदारी से स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि जब सच से डर कर झूठ और गलत का सहारा लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध का जन्म होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें